प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो आइए, मैं कक्षा 8वीं में पहुंच गया। प्रश्नावली 12.2 में प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। बीजी व्यंजक हैं, उनका गुणनखंड निकालना है। इसके पहले मैंने जो विधियां बताई, तो प्रश्नावली 12.2 में आपने देखा कि किस प्रकार से हम सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए गुणनखंड दिए गए व्यंजकों का निकालते हैं। यहाँ पर बाबू दिए गए हैं कि कुछ व्यंजक दिए गए हैं, इनके गुणनखंड करना है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पुनः समूहन विधि भी है इस प्रश्न में, और सार्वगुणनखंड विधि भी है, और फिर सर्व समीकरणों का उपयोग भी है। जैसा यहाँ पर पहला प्रश्न एकदम सिंपल प्रश्न है, आप देखें तो पहले प्रश्न में है ax² धन bx। अब हमको इसको हल करने के लिए आपको बता दें, हमें देखना पड़ेगा इन दोनों पदों में सार्वगुणनखंड क्या, जो दोनों पदों में, ठीक है। तो अगर देखें तो x² इसमें है, x इसमें है, यानी कि एक x दोनों में है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो कुछ नहीं, सार्वगुणनखंड जो है, जो दोनों में है, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो अब देखें, दोनों से ये x बाहर निकला, तो यहाँ ax हो गया, यहाँ b हो गया, ये आपका गुणनखंड हो गया। बस इतना सा, इसके अलावा कुछ नहीं। x दोनों में है, एक x बाहर आ गया है, यानी x गुणे ax धन b, इसका गुणनखंड हो गया। बात समझ में आई? इसी प्रकार से यहाँ देखें, वही सार्वगुणनखंड जो पद दोनों में हो, सभी में हो, दिए गए सभी व्यंजकों में हो, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें अब सर्व समीकरण तो काम नहीं करेंगी। ठीक है, तो आप इसमें और इसमें देखें, जब हम इसको हल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 7p² धन 21q²। अब इसको अभाज्य गुणनखंड में लिखने की जरूरत नहीं, आप इतना समझ गए होंगे कि इन दोनों में 7 इन दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो दोनों से, चूंकि 7 तरीके का इस होता है, तो इसमें भी 7 गुणनखंड है, इसमें भी है। तो दोनों से अगर हम 7 बाहर निकाल लें, तो ये p² धन 3q² अंदर बचा, यानी इस बीजी व्यंजक का गुणनखंड हो गया 7 गुणे p² धन 3q²। तो इसका एक गुणनखंड हो गया। अब इसमें देखें, वही प्रक्रिया इसमें भी, तीसरे नंबर में क्या, सभी में सार्वगुणनखंड क्या है, सभी में कॉमन क्या है। तो आप देखें, सभी में 2 भी है, x भी है, इसमें x³ है, इसमें x अकेला है, इसमें x अकेला है, 2 सभी में है। तो आप देख रहे होंगे कि इन सभी में हल कर रहे हैं, तो 2x³ धन 2xy² धन 2xz², सब में 2x कॉमन है। 2x सभी से हम बाहर निकाल लें, तो यहाँ बचा x² बचा, चूंकि 2x का x² में गुणा करेंगे तो 2x³ हो जाएगा। यहाँ पर 2x बाहर हो गया तो बचा y², और यहाँ 2x बाहर हो गया तो बचा z²। मतलब ये आपका उत्तर हो गया। इस बीजी व्यंजक का गुणनखंड क्या हुआ, 2x गुणे x² धन y² धन z²। ठीक है, तो अभी सरल चल रहा था। अब अगर आप देखें, हम चलते हैं इसी प्रश्न क्रमांक 3 के चौथे प्रश्न में। देखें यहाँ पर चौथा प्रश्न, थोड़ा सा विचार करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। चौथे प्रश्न में लिखा है, am का स्क्वायर धन bm का स्क्वायर धन bn का स्क्वायर धन an का स्क्वायर। ये सार्वगुणनखंड भी देखा आपने, पुनः समूहन विधि भी आपको इसमें देखना होगा।
फिर आगे सर्वसंख्याओं का भी प्रयोग करना होगा। अब आप देखें इन दोनों पदों में हमको कौन कॉमन दिख रहा है, एम स्क्वायर, दोनों में एम स्क्वायर है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एन स्क्वायर, दोनों से बाहर निकाल लें। तो जब इसको हम हल करेंगे तो लिखेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसको आपको अलग प्रकार से फीलिंग देने की जरूरत है, हम गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो गुणनखंड विधि एक पुनः समूहन भी है, सार गुणनखंड भी है। सार गुणनखंड मैंने आपको समझाया। तो एक बार हम पुनः यहाँ सवाल लिख लेते हैं, ए एम स्क्वायर धन बी एम स्क्वायर धन बी एन स्क्वायर धन ए एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ क्या है, एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर हम बाहर निकाल लें, तो अंदर क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ए धन बी। अब इन दोनों में एन कॉमन है, इन दोनों में एन कॉमन है, उभयनिष्ठ कॉमन मतलब, तो एन स्क्वायर बाहर निकाल लें, तो इसको भी हम बी धन ए लिखेंगे। अब देखिए ये बी धन ये, ए धन बी, बात एक ही है, दोनों से ए धन बी। अभी एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इन दोनों में भी एक चीज उभयनिष्ठ है, उसको हम बाहर निकाल लें। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, ए धन बी, दोनों में उभयनिष्ठ है। इससे ए धन बी बाहर निकला तो यहाँ एम स्क्वायर बचा, इससे ए धन बी ये बाहर आ गया तो यहाँ एन स्क्वायर बचा, ये एन स्क्वायर, ये आपका उत्तर हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, यानी इस पद का, इस बीजी व्यंजकों का गुणनखंड हुआ ए धन बी गुणे एम स्क्वायर धन एन स्क्वायर। तो ये समझ में आता होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको ये समझ में ना आता होगा। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल है, पांचवा, यहाँ मैं पांचवा आपको समझा देता हूँ। ठीक है, पांचवा देखिए, एल एम धन एल, एल एम धन एल, ये ब्रैकेट में दिया। ठीक है, धन एम धन वन, धन एम धन वन है। अब ये ब्रैकेट में लिखा है तो इसका मतलब नहीं, अक्सर ब्रैकेट का मतलब होता है कि ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है धन ऋण चिन्ह के बिना तो उसका गुणा है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में सिर्फ थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। इसको ब्रैकेट में ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हम हल कर रहे हैं। अब देखिएगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एल एम धन एल धन एम धन वन। अब आप देख लें इन दोनों पदों में यल कॉमन है, यल बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यल को हमने बाहर कर लिया तो यहाँ एम धन वन हो गया। अब ये बात आप जरूर समझिएगा, इन दोनों से यल बाहर हुआ तो इसको ऐसे भी आप समझे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यल का एम में गुणा किया तो एल एम, एल का वन में गुणा किया तो यल, यानी कॉमन जो हम लेते हैं, जो हम बाहर निकालते हैं, उसका हम ब्रैकेट के अंदर जब गुणा करें तो ऊपर वाली ये चीज आनी चाहिए। एल का एम में गुणा तो एल एम, एल का वन में गुणा तो एल का वन में गुणा तो एल। अब इन दोनों में से एक चीज कॉमन है, वो चीज क्या है, वन है। तो यहाँ धन वन हम बाहर निकाले तो एम धन वन ये अंदर हो गया। अब देखिए वन का एम में गुणा करेंगे तो एम, वन का वन में गुणा करेंगे तो वन। ऐसा हमने क्यों किया, अब इसमें भी हमको दोनों में एम धन वन कॉमन मिल गया जो दोनों में है। अब हम उसको बाहर निकाल लेंगे। तो अब देखें एम धन वन हमने बाहर निकाला, यहां से बाहर निकाला, यहां से बाहर निकाला, तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा, एल बचा, और ये क्या बचा, वन बचा। ये आपका हो गया उत्तर। बात समझ में आई? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। गलती करने की संभावना कहाँ है, आप यहाँ पर गलती करते हैं। इन दोनों में से वन बाहर हमने निकाला, वन का यम में गुणा तो यम, वन का वन में गुणा किया तो हम। क्यों ऐसा किया, अब इसमें और इसमें इन दोनों में ही हम धन वन बाहर आ गया, ये यहाँ बाहर आ गया, तो इससे यम धन वन बाहर आया तो यल बचा, इससे यम धन वन बाहर आया तो ये
1 बचा। इस तरह से इसका जो गुणनखंड हुआ m धन 1 गुणे l धन 1 हो गया। बात समझ में आई? अब आप इसको प्लीज उतार लीजिएगा, अपने कॉपी में लिखिएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 सवाल मैंने लगा दिए, किसके? प्रश्न क्रमांक 3 के। अब आप, मैं बता रहा हूं उसको वीडियो देखते हुए आप समझेंगे तो बड़ा सरल है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। मैं इसको मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं, इसके बाद आगे के सवाल। अब देखिए, जैसे आगे जाएंगे इस वीडियो को प्लीज देखिएगा, अंत में जो सवाल हैं उनको एक दूसरे तरीके से, जो आपको बहुत आगे चल के काम आने वाला है, उसको हम गुणनखंड निकालने का एक तरीका बताएंगे, किस प्रकार से हम मध्य पद को 2 पदों में विभक्त करके गुणनखंड करते हैं, ये आपको लास्ट के क्वेश्चन में समझाएंगे। तो यहाँ आ गए हम प्रश्न क्रमांक 6 में। प्रश्न क्रमांक 3 के प्रश्न क्रमांक 6 में हम पहुंच गए। बहुत सरल है, ध्यान से देखे, लिखा है y धन z, y गुणे y धन z धन 9 गुणे y धन z, ये हो गया। इसको हम हल कर रहे हैं। जब हम हल करते हैं तो मैंने कहा प्रश्न को एक बार पुनः लिख लेते हैं, y धन z धन 9 गुणे y धन ये z। अब देखिए, मैं उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में सार्व गुणनखंड क्या है, मैंने आपको कई बार बताया कि ये आपको देखना जरूरी है अगर आप गुणनखंड लगा रहे हैं। तो देखें, इसमें y धन z और इसमें भी y धन z है, दोनों में y धन z उभयनिष्ठ है, y धन z। तो y धन z को हम सीधे बाहर निकाल लें, ठीक है। इस सवाल को ऐसे भी लिखा जा सकता था, इसमें गुणा करके वो लिख देता y स्क्वायर धन z y धन 9y धन 9z, तो उसने इस प्रकार से लिख दिया। तो इसमें दोनों में y धन z कॉमन है, मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचा y, यहाँ बचा 9। ये आपका हो गया बंधु क्या? उत्तर। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। इसी प्रकार से आइए देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 हो गया, 6 को देखते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 किसका? तीसरे का। 5y स्क्वायर ऋण 20y ऋण 8z ऋण 20y ऋण 8z धन 2yz धन 2yz, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा ये देखना होगा कि इन 4 पदों में किन दो पदों में कोई चीज कॉमन है, उभयनिष्ठ है। पहले सवाल लिख लेते हैं, जब हम हल करते हैं तो एक बार सवाल लिख लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ 5y स्क्वायर ऋण 20y ऋण 8z धन 2yz। अब देखें, चूंकि ये छोटी संख्याएं हैं तो इनका अभाज्य गुणनखंड लेने की आवश्यकता नहीं। इन दोनों को ध्यान से देखें, इन दोनों को ध्यान से देखें। इसमें 5y दोनों में है और इन दोनों में आप देखें तो 2z दोनों में, उसी को हम बाहर निकाल लें। इसमें से हम 5y अगर बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा y ऋण 4। 5y का y में गुणा करे तो 5y स्क्वायर, 5y का 4 में गुणा करे तो 5 चौक 20, ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों से हम क्या बाहर निकाल लें? ऋण 2z हम बाहर निकाल रहे हैं। ध्यान ये देंगे कि जब हम बाहर निकालें तो जो ब्रैकेट में चीजें बचे वो सेम बचे, तो हम फिर से उसको बाहर निकाल लें, इस तरह से गुणनखंड हो जाए। तो 2z हम बाहर निकाल रहे हैं, तो ये y ऋण 4। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सॉरी यहां धन होगा, धन होगा। अब देखिए, इसको हम एक
एक बार और लिख सकते थे, इसको हम इधर लिख लेते, इसको उधर, लेकिन यहाँ आप फोकस करें। 2z का y में गुणा होगा, ये धन है ये धन है, तो ये 2yz हो जाएगा ना, इसका गुणा ये, और इसका गुणा होगा तो ये आ जाएगा। 2z का ऋण 4 में गुणा होगा तो ऋण 8z हो जाएगा। अब आप यहाँ देखें, इसमें y ऋण 4, इसमें भी y ऋण 4, दोनों में कॉमन है, उसको हम बाहर निकाल लें। तो अब हम y ऋण 4 यहाँ से निकाल लिए तो 5y बचा, और यहाँ से y ऋण 4 ये बाहर निकाल लिए तो यहाँ धन 2z बचा। ये आपका हो गया उत्तर, ये आपका हो गया गुणनखंड। बात समझ में आ, एकदम क्लियर कट है, सिंपल है। इसी तरह से अब छठवां हो गया, सातवां हो गया, आठवां नौवां आप करिएगा। अब थोड़ा सा चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में, दूसरे प्रकार के प्रश्न आपको समझाते हैं। ये प्रश्न थोड़ा अलग प्रकार के हैं, बाकी आप को करिएगा, सब इसी तरह से हैं। अगर आप ये समझ गए कि किसमें क्या गुणनखंड है, सार्व गुणनखंड कौन है, उसको बाहर निकाल लिए तो आपको वो आसानी से बन जाएगा। आप कहें तो इन दोनों को भी लगा देता हूं, जैसे यहाँ लिखा है, अब इतने में आ जाएगा, चलो भाई लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका आठवां, ठीक है। आठवां क्या हो गया, 10ab धन 4a धन 5b धन 2। अब हल करेंगे तो पुनः वो सवाल लिख देंगे, ये बहुत स्थान नहीं, इसलिए सीधे हम सवाल पर विचार करते हैं, समझ जाएंगे। 10ab 4a, यद्यपि इन दोनों में कॉमन है, लेकिन 10ab या 5b अगर पास पास हो तो और बड़ी संख्या कॉमन है, तो इसको हम ऐसे लिख लें 10ab धन 5b, और इसको लिख लें क्या 4a धन 2, पुनः समूहन, हमने समूह बना लिया 10ab 5b। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 10ab और 5b इनका आपस में संबंध है, 5 दूना 10, ठीक है। यद्यपि 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 यहाँ पर भी है, लेकिन इस पद में जितना गहरा संबंध है उतना इस पद में नहीं है। इस पद में जो संबंध है वो इस और इस पद में है, इसको आप ध्यान, इसलिए हमने पुनः समूहन कर लिया। अब इन दोनों से 5 भी बाहर निकाल लो, ये 5 भी बाहर आ गया तो यहाँ कितना होगा 2a, 5 दूना 10ab ये आ गया, और यहाँ पर हो जाएगा 1। अब इन दोनों से हम क्या निकाल लें, 2 बाहर निकाल लें, ये 2 बाहर निकाले तो यहाँ 2a धन 1 हो गया। अब देखिए यहाँ सेम चीज ब्रैकेट में हो गई, उसको हम बाहर निकालेंगे तो 2a धन 1 ये बाहर हो गया, तो यहाँ 5b बचा, 5b ये धन 2 बचा, ये आपका हो गया उत्तर, ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। इसी तरह से आप इसको भी लगाइएगा, किसको, 6xy ऋण 4y धन 6 ऋण 9y, इसको भी पुनः समूहन विधि से आप चाहें तो लगा सकते हैं, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, चूंकि इतने सवाल आपको बताए तो उसको आप अपने से करने का प्रयास करिएगा, है ना। वैसे आपको समझ में आए तो 1-2 सवाल देखिए, फिर अपने से सवाल करिए, अपने से करने की कोशिश करिए, है ना। तो आप इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा, समझिएगा। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 4 में चल रहे हैं, वहाँ के प्रश्न सर्वसम कौन से हैं और वो प्रश्न ज़्यादा ठीक लग रहे हैं मुझे, ठीक है। तो हम पहुँच गए प्रश्न क्रमांक 4 में, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 में पहले प्रश्न है, अगर आपने घातांक के नियम पढ़े हैं तो बिल्कुल सिंपल है, पहला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा तीसरा, चौथा और पांचवा।
पहला आपको रख रहा हूं, प्रश्न क्रमांक 4 गुणनखंड कीजिए। पहला प्रश्न लिखा है a की घात 4 ऋण b की घात 4। इसको सॉल्व करना। अब अगर आप समझें तो ये एक सर्वसंख्या आपकी है क्या, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर ए ऋण बी गुणे ए धन बी। आप ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर ए ऋण बी गुणे ए धन बी। इन बीजीय व्यंजकों का ये एक प्रकार से गुणनखंड ही है। मैंने वहां पर लिखा, उसको फोकस करिएगा, ठीक है। ए की घात 4 हम हल कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, है सरल लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हम सवाल लिख लिए ए की घात 4 ऋण बी की घात 4। अब इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा। अगर आप घातांक का नियम पढ़े हो तो घात का आपस में घात की घात का गुणा होता है, 2 दूनी 4। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर इस रूप में हो गया, इस रूप में इसको हमको लिखना है। ए के स्थान पर क्या है, ए स्क्वायर है, बी के स्थान पर बी स्क्वायर, यानी ए ऋण बी ए धन बी। क्या लिखेंगे, ए ऋण बी गुणे ए के स्थान पर ए स्क्वायर है तो ए धन बी, ठीक है। इस सर्वसंख्या का मैंने प्रयोग किया। अब देखिए, फिर इसमें ये सर्वसंख्या फिर से लगेगी, क्योंकि ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर होता है ए ऋण बी गुणे ए धन बी गुणे ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। ये हो गया आपका उत्तर। ए की घात 4 ऋण बी की घात 4 का ये गुणनखंड हो गया, ये पूरा गुणनखंड हुआ। बात समझ में आ रही है। प्रयोग किसका हुआ, इस सर्वसंख्या का प्रयोग। और मैं आपको बता दूं, ये सर्वसंख्या जो तीनों आपको शुरू में मैंने समझाया बहुत इंपॉर्टेंट है बंधु, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह से दूसरा सवाल अगर आपके सामने रखें, वहां लिखा है p की घात 4 ऋण 81। क्या लिखा है, p की घात 4 ऋण 81। अब सीधा सा इस प्रकार का ये सवाल है। अगर हम हल करेंगे तो एक बार पुनः उस सवाल को लिख लेंगे बंधु, p की घात 4 ऋण 81। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, p की घात 2 की घात 2 ऋण 3 की घात 2 पूरे की घात 2। ये 3 की घात 4, 3 त्रिकाएं 9 त्रिक 27 त्रिक 81, ठीक है। 3 की घात 2, 3 त्रिकाएं 9, फिर 9 की घात 2, 9 9 81। ये आप समझते होंगे, लेकिन ये किस रूप में हो गया, ये इस रूप में हो गया। अब इसको किस रूप में लिख देना है, इस रूप में लिख देना, ठीक है। ए के स्थान पर क्या है, पी स्क्वायर, तो ए ऋण बी ए धन बी, ए ऋण बी ब्रैकेट क्लोज ए धन बी। अब देखिए, मैं यहाँ ए बी बोलता हूँ, लिखता दूसरा हूँ। सर्वसंख्या का अनुसरण करना है ना, तो उसके आधार पर आपको समझ में आएगा। अब ये ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर के रूप में फिर ये हो गया, तो इसको लिखा ए ऋण बी गुणे ए धन बी गुणे पी स्क्वायर धन 9। ये आपका हो गया गुणनखंड उत्तर। आपका उत्तर सिंपल। समझेंगे तो बहुत सरल है, नहीं समझेंगे इग्नोर करेंगे तो ये छोटी चीजें गणित में बहुत कठिन हो जाती हैं। जैसे अगर आप इस सर्वसंख्या को नहीं जानते, आप इग्नोर करे हैं, तो फिर इसको लगाते रहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इसका करना क्या है। लेकिन अगर आपने प्रयास किया है शुरू से समझने का, तो फिर ये बहुत सरल है। अब आइए तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मैं अगर कहूं तो अभी तक की ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कौन, इसको आप लिखिएगा प्लीज।
इसको आप लिखिएगा। इसके बाद मैं आपको तीसरा और चौथा इसी प्रश्न क्रमांक 4 के तीसरा और चौथा आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब ये सर्वसंख्या तो आपकी याद होना चाहिए भाई, वो लिखे रहने कोई आवश्यक नहीं है। अब देखें प्रश्न क्रमांक तीसरा किसका, चौथे का तीसरा लिखा क्या है, x की घात 4 ऋण y धन z की घात 4, ठीक है। करेक्ट इसी तरह से फिर कौन है, चौथा है, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन है। आइए देखते हैं, इसको पहले इधर देखते हैं फिर उधर उसको देखते हैं, ठीक है। हल करना है तो उसको उसी तरह से लिख लेंगे, x की घात 4 ऋण y धन z की घात 4। अब इसमें ब्रैकेट का बड़ा रोल है, ब्रैकेट ध्यान से लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान दीजिएगा हम किस प्रकार ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर ऋण क्या y धन z का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर के फॉर्म में हो गए, ठीक है। सर्वसम का वही जो a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर a ऋण b इंटू a धन b है ना। तो इसको देख लें, a के स्थान पर x स्क्वायर है, b के स्थान पर y धन z का होल स्क्वायर है पूरा। तो a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर होता है a ऋण b, यानी a ऋण b क्या है, y धन z का होल स्क्वायर, a ऋण b a धन b, a धन b क्या है, y धन z का होल स्क्वायर। ब्रैकेट का रोल है, ये मझला ब्रैकेट हमने लगाया, ये टर्म बीजी व्यंजक और ये a ऋण b के स्थान पर ये पूरा है, ध्यान दीजिएगा, y धन z का होल स्क्वायर b क्या, a के स्थान पर x स्क्वायर, a ऋण b a धन b। अब पुनः है यहाँ पर वही फार्मूला a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, उसी का रोल है, उसी फार्मूला, इसमें नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर धन है, लेकिन बंधु इसमें लगेगा, ठीक है। अब इसको हम लगा रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर ऋण, तो a ऋण b a ऋण b ऐसे, और a धन v y प्लस जेड, और ये इधर लिख लें एक्स स्क्वायर धन y धन z का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट। इसको चाहें तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लें, बट कोई आवश्यकता नहीं इसको ऐसे। अब देखिए a ऋण b ये ब्रैकेट में है तो ये दोनों ऋणात्मक हो जाएगा, यानी x ऋण y ऋण ये z हो गया, ये सब धनात्मक है तो ये हो गया x धन y धन z। और फिर ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर धन y प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट रहने दें ये वाला, ये इतना बड़ा बीजी व्यंजक बना, इसका गुणनखंड ये इम्पोर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये आपका उत्तर है, उत्तर सर्वसम का वही a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर a ऋण b गुणे a धन b, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो सारी वही चीज है। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। जैसे ये चौथा क्वेश्चन मैं यहाँ आपको लिखूं, ये चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन में क्या लिखा है, x की घात 4 x की घात 4 ऋण x ऋण z की घात 4 x ऋण
जेड की घात 4। अंतर इसमें कितना है, एक नजर में देखें तो अंतर ही नहीं, लेकिन सीधा सा ये गणित है मेरे भाई, एक साइन के अंतर में पूरा सवाल बदल जाता है। यहाँ देखें x की घात 4 ऋण y धन z है, यहाँ x ऋण z है, यहाँ y धन z है ना, क्या है y धन z है, यहाँ x ऋण z है। देखें दूर से तो लगता है एक ही चीज लिखी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको प्लीज, इसको आप उतारिएगा, इसको लिखिएगा, तीसरा है, फिर हम चौथा, हमको इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि वहां स्थान की कमी है। ठीक है, मिटा दूं तो ये हो गया अब आपका प्रश्न क्रमांक चौथा का चौथा। हल करेंगे, नियम वही है, कहने का मतलब सर्वसम का वही यूज होगी, x की घात 4 ऋण x ऋण z की घात 4। तो क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऋण एक्स ऋण जेड का होल स्क्वायर का, ये यहां लगा दें, ये मझला कोष्टक ऐसा। अब ये ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर ए ऋण बी गुणे ए धन बी। तो क्या होगा, ए ऋण बी, ए ऋण बी क्या है, एक्स ऋण जेड का होल स्क्वायर, ए ऋण बी ब्रैकेट क्लोज, ए के स्थान पर एक्स स्क्वायर ऋण बी के स्थान पर ये पूरा ए ऋण बी गुणे ए धन बी, ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये पुनः ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो पुनः इसको हम सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, ए ऋण बी ए धन बी, ए ऋण बी ए धन बी, ए बी में परेशान तो नहीं हो रहे हैं बंधु, है ना। ए यहाँ ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ए के स्थान पर एक्स है, ऋण बी के स्थान पर एक्स ऋण जेड है, तो ए ऋण बी ए ऋण बी ए धन बी ए धन बी, और उसको हम लिख लेंगे क्या, एक्स स्क्वायर धन ए ऋण बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ऋण 2ab 2xz धन बी स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको पुनः हम सॉल्व करें एक बार, तो ये हो गया एक्स ऋण एक्स धन जेड, इसको सॉल्व करें तो एक्स धन एक्स ऋण जेड। ठीक है, और यहां पर जाएं तो ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर ऋण 2xz धन जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए लिखा है तो लगता है क्या एक्स बाई लिखा है, लेकिन ये निर्धारित फॉर्मेट में है, ये निर्धारित सर्वसंख्या से सब लिख रहे हैं, उस सर्वसंख्या ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर सारा दारोमदार है, बाकी इसमें खास कुछ नहीं। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, ये धन है ये ऋण है, कट गया, तो यहाँ बच्चा जेड गुणे एक्स जुड़ा तो 2x हो गया ऋण जेड, अब यहाँ पर 2x स्क्वायर ऋण 2xz धन जेड स्क्वायर, देख लीजिए ये आपका हो गया आंसर, ये आपका उत्तर हो गया बंधु, उत्तर। ये दोनों प्रश्न थोड़ा सा आपको यहाँ ब्रैकेट और एक्स जेड दिख रहा है क्या, सीधा उस सर्वसंख्या ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर ए ऋण बी धन ए धन, पूरा उसी में है। ठीक है, तो उसको आप लिखिएगा,
इसके बाद यहाँ पर जो 5वां प्रश्न है वो ए स्क्वायर ऋण 2ab धन बी स्क्वायर पर है। सिंपल है, कहें तो देख लें। ठीक है, इसको आप लिखिएगा। अब मैं आपको आगे का प्रश्न बता रहा हूं। उसमें ए ऋण बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर धन ए स्क्वायर ऋण 2ab ये ए ऋण बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ऋण 2ab धन बी स्क्वायर ये लगेगा। प्रश्न क्रमांक 4 का कौन प्रश्न है? 5वां। ठीक, ए की घात 4 ऋण 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर धन बी की घात 4। आइए सीधा सा वो सर्वसंख्या का इसमें प्रयोग है, हल करेंगे। तो एक बार पुनः क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर धन बी की घात 4, इसके चिन्ह देखें, इसके घात देखें, तो सीधा सा ये सर्वसंख्या का प्रयोग है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ऋण 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर धन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर ऋण 2 ए बी धन बी स्क्वायर, तो ए के स्थान पर ए स्क्वायर है और बी के स्थान पर बी स्क्वायर है। तो ये हुआ क्या? ये सीधा सा हो गया ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, गुणनखंड हो गया। बस इतना सा, ये आपका उत्तर हो गया। इस सर्वसंख्या को देखें तो ए के स्थान पर यहाँ ए स्क्वायर है, बी के स्थान पर यहाँ बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर, अगर इसको पूरा हम ए मान लें तो ए स्क्वायर ऋण 2ab बी स्क्वायर है, बी के स्थान पर धन बी स्क्वायर, बी के स्थान पर बी स्क्वायर है। तो ए धन बी का होल स्क्वायर उत्तर हो गया। राइट, इस तरह से ये पूरा हो गया। अब 5वां प्रश्न आपको समझा देते हैं, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर दूसरा प्रयोग है, एकदम दूसरा नियम है। मुझे लगता है इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी इन 3 प्रश्नों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्लीज इसको समझिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 एक अलग तरीके से। प्रश्न क्रमांक 5 का पहला प्रश्न क्या लिखा है? पी स्क्वायर धन 6p धन 8। ध्यान से सुनेंगे प्लीज। अब मैं, अगर 3 पद दिए गए हैं बीजीय व्यंजक में, तो हम मध्य पद को 2 पदों में विभक्त करके गुणनखंड निकालते हैं। इसको समझिएगा, आगे काम आएगा, ये बहुत काम आएगा। मध्य पद को ऐसे 2 पदों में हम विभक्त करते हैं कि उसका गुणा करें तो किनारे किनारे के पदों के गुणनफल के बराबर हो, उसको जोड़े घटाएं तो यही मध्य पद आए। करके देख लेते हैं, हम हल कर रहे हैं इसको। पुनः लिख लेते हैं, पी स्क्वायर धन 6p धन 8। अब देखिए मैं जो कह रहा हूं उसको फटाक से लिख दे रहा हूं। क्या? 4p धन 2p धन 8। अब आप विचार करें, मध्य पद को ऐसे 2 पदों में विभक्त करें कि उसको जोड़ें तो मध्य पद आए, उसको गुणा करें तो किनारे किनारे के गुणनफल के बराबर आए। किनारे किनारे का गुणनफल क्या है? किनारे क्या है? पी स्क्वायर है और 8 है, किनारे किनारे का गुणनफल 8p स्क्वायर आएगा। इसका गुणनफल यही ना आएगा भाई। अब 4p और 2p 4 दूनी 8p स्क्वायर यही आएगा। पुनः सुन लें, इस गुणनखंड विधि में हम मध्य पद को 2 पदों में विभक्त करके, मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड ज्ञात करने की ये विधि ही है। ठीक है,
मध्य पद को ऐसे दो पदों में विभक्त करें कि उसको जोड़ें या घटाएं, घटाना भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पर धन धन है तो घटाने का, उसको जोड़ें। अब देखो 6p को हम ऐसे भी विभक्त कर सकते थे, ऐसे भी, लेकिन मेरे भाई 3p 2p जुड़ेगा तो 6p नहीं आएगा, इसका गुणा होगा तो ये 8p स्क्वायर नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि 6p को ऐसे 3p धन 3p हम लिख सकते थे, तो 3p को हम जोड़ेंगे तो 6p तो आएगा, लेकिन इसका गुणा 3 त्रिकाई 9p स्क्वायर आएगा, आना चाहिए 8p स्क्वायर, किनारे किनारे के गुणनफल के बराबर। इसका मतलब हम ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा लिखें तो 4p धन 2p दो पदों के रूप में हमने 6p को विभक्त कर लिया। अब ये सही इसलिए है कि इसका गुणा करेंगे तो किनारे किनारे के पदों के गुणनफल के बराबर आएगा, इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा। अब आगे की प्रक्रिया समझ लें, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, दो दो का हम जोड़ा बना लेंगे, ये दो। अब देखें इसमें दोनों में p कॉमन है तो p धन 4, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो p धन 4, 2 का p में गुणा तो 2p, 2 का 4 में गुणा तो 2 चौको 8, ठीक है। अब इन दोनों में p धन 4 कॉमन है तो p धन 4 हम बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर यहाँ p बचा और यहाँ 2 बचा। इस तरह से आपका उत्तर हो गया इसका गुणनखंड। अब प्रश्न क्रमांक 5 का दूसरा देख लें, वही विधि का प्रयोग कर रहे हैं। कौन विधि, मध्य पद को दो पदों में विभक्त करके गुणनखंड ज्ञात करना। यद्यपि सर्वसम का भी है इसमें, भला सर्वसम का भी बताएंगे। क्यू स्क्वायर ऋण 10q धन 21। अब देखिए 21 के अभाज्य गुणनखंड 2 ही हैं, 3 सते 21, 3 धन 7 10, सीधा सा हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, मध्य पद को ऐसे दो पदों में विभक्त करें, क्यू स्क्वायर ऋण 10q धन 21। मैंने विधि बताया, मध्य पद को ऐसे दो पदों में विभक्त करें कि उसको जोड़े घटाए तो वही आए, गुणा करें तो किनारे किनारे के गुणनफल के बराबर आए। ऋण 7q ऋण 3q जुड़ेगा तो ऋण 10q आएगा, और इसका गुणा होगा तो धन 21q स्क्वायर आएगा, किनारे किनारे के गुणनफल के बराबर, ठीक है। ये भी एक तरीका है, मध्य पद को दो पदों में विभक्त करके हम किस प्रकार से गुणनखंड। अब यहाँ जोड़ा बना लें, इन दोनों में q कॉमन है, बाहर निकाल लिया तो q ऋण 7, इन दोनों में ऋण 3 कॉमन है, बाहर निकाल लिया तो q ऋण 7। ब्रैकेट में दोनों पदों में सेम चीज होनी चाहिए, ऋण 3 का q में गुणा तो ऋण 3q, ऋण 3 का ऋण 7 में गुणा 3 सते 21 धन 21, ऋण ऋण का गुणा धन होता। अब देख लें, यहाँ q ऋण 7 यहाँ q ऋण 7 दोनों में कॉमन है तो q ऋण 7 बाहर, यहाँ q बचा और यहाँ ऋण 3 बचा, ये आपका हो गया उत्तर। फिर से आपको ध्यान दिला दूं, मध्य पद को दो पदों में विभक्त करके हम किस तरह से गुणनखंड ज्ञात करते हैं, ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। देखिएगा, इसको समझिएगा। अब देखिए, एक यहां लगाए देता हूं, तीसरे p स्क्वायर धन 6p, p स्क्वायर धन 6p, अब ऋण 16, तीनों सवाल अलग अलग प्रकार के हल, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, p स्क्वायर धन 6p ऋण 16। अब बंधु 6p को
किस प्रकार की संख्याओं में हम विभक्त करें। अब 16 के अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 6 आ गया पी स्क्वायर धन 8 दूनी 16 भी होता है, 8p ऋण 2p ऋण 16। अब देखो धन 8p ऋण 2p का गुणा होगा ऋण 16p स्क्वायर आएगा। चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है जी। 8p में 2p जाएगा तो 6p आएगा। 6p को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मैंने कहा था मध्य पद को ऐसे दो पदों में विभक्त करो कि जोड़ो व घटाओ तो मध्य पद आए, गुणा करे तो किनारे किनारे के गुणनफल के बराबर आए। ठीक है, तो 8p में 2p जाएगा तो 6p आएगा। 8p धनात्मक है, 2p ऋणात्मक है, इसका गुणा करेंगे तो किनारे किनारे के गुणनफल के बराबर आएगा। इनका दोनों का जोड़ा बना ले, p कॉमन लिए तो p धन 8 और यहाँ ऋण 2 कॉमन लिए तो p धन 8। देख लें, ऋण p का p में ऋण 2 का p में गुणा तो ऋण 2p, ऋण 2 का 8 में गुणा तो 8 दूनी 16 ऋण 16, तो दोनों में से p धन 8 बाहर आ गया। यहाँ p बचा, यहाँ ऋण 2 बचा, ये आपका हो गया उत्तर बंधु। इस तरह से प्रश्नावली 12.2 समाप्त। लेकिन अभी जो मैं मध्य पद को दो पदों में विभक्त करके गुणनखंड आपको समझा रहा था बाबू, ये आगे की कक्षाओं में है, बहुत इम्पोर्टेंट है, भला बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैं स्पेशल एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। तो आप इन तीनों प्रश्नों को प्लीज उतारिएगा, कोशिश करिएगा, उदाहरण के सवाल देखिएगा किस प्रकार से हल किया गया। ओके, तो इस तरह से आपका प्रश्नावली 12.2 समाप्त। मैं कक्षा 8वीं लगभग सभी चैप्टर मैंने आपको समझा दिया, हम पूर्णता की ओर हैं। तो प्लीज मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप पढ़िएगा, समझिएगा, अपने विचार कमेंट्स में दीजिएगा। और मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ प्लीज अगर आपको समझ में आता है तो अपने मित्रों को भी इसको शेयर करें, नहीं समझ में आता तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी बात लिखें। मैं भी बेचैन हूँ अपने में सुधार करने के लिए, और बड़ी महत्वपूर्ण बातें मैं शॉर्ट वीडियो में रखता हूँ जो बिल्कुल कम समय में आपको अच्छी जानकारी मिलती है। तो आज बस इतना ही। प्लीज़ मेरे वीडियो, मेरे चैनल मैथ के चैनल, जिसमें इस साल मैं 8वीं और 10वीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल नया चैनल है, आप प्लीज़ कमेंट करा करें, अच्छा लगता है, वही हमारा उत्साहवर्धन है। तो मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर दें। आज बस इतना ही। गुड नाइट, धन्यवाद।